लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, दी ऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ फंक्शंस। सो इसी टॉपिक से रिपीट करके से शुरू करते हैं। सो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ फंक्शंस की या एल्गोरिथम का जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ होता है, दैट इज व्हाट डिफाइंस हाउ फास्ट एन एल्गोरिथम रन्स। अगर आपका एल्गोरिथम का जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है वो स्लो है, दैट मीन्स योर एल्गोरिथम इज़ टाइम एफिशिएंट। अगर आपका जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इज़ हाई, सो उसका मतलब ये होता है कि आपकी अगर इनपुट साइज आप थोड़ी सी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो हैं एल्गोरिथम के, नंबर ऑफ स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। ऑपरेशन आप इनपुट डेटा थोड़ा बढ़ाएं, एन की वैल्यू थोड़ी बढ़ाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। सो इसकी फिर हमने कल एग्जाम्पल भी की थी, वो मैंने फाइल भी सेव कर दी है जिस पे हम एग्जाम्पल कर रहे थे। सो लेट्स सी। बेसिकली पिछले टॉपिक का एग्जाम्पल था जिसमें हम एक्चुअल मशीन का रनिंग टाइम कैलकुलेट कर रहे थे। दो रन टाइम होते हैं। एल्गोरिथम का रन टाइम होता है, रन टाइम ऑफ एल्गोरिथम इज algorithm runtime is basically number of steps to solve the problem। और दूसरा होता है मशीन रन टाइम। सो इस एल्गोरिथम का जो आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इस एल्गोरिथम की किसी स्पेसिफिक मशीन पे, सो द मशीन जितना टाइम लेती है, नंबर ऑफ सेकेंड्स time taken in seconds, a specific machine implementing the algorithm, or input size n। सो आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसको आप इनपुट साइज देते हैं n। सो आपका जो एल्गोरिथम है उसका रन टाइम होगा, वो आपको बताएगा कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में, इन वर्स्ट केस मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम। और मशीन का जो रन टाइम होता है, दैट शोज़ कि आप किसी मशीन पे ये एल्गोरिथम जब इम्प्लीमेंट करेंगे, कोड लिखेंगे, उसको आप सेम इनपुट एन देंगे, इनपुट साइज एन। सो उस मशीन पे वो कितने टाइम में या कितने नंबर ऑफ सेकंड्स में या मिली सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड, सो सेकेंड का कोई भी फ्रैक्शन आप ले सकते हैं। सो कितने टाइम में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है मशीन, स्पेसिफिक मशीन। सो इसकी हमने कल एग्जांपल भी देखी थी कि आपकी लेट सपोज मशीन की स्पीड है 0.01 ऑपरेशन पर सेकेंड, सॉरी 0.01 सेकेंड में एक ऑपरेशन परफॉर्म करती है। सो एक ऑपरेशन, एक बेसिक ऑपरेशन जो होता है वो 0.01 सेकेंड में ये एक ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। इसी तरीके से मशीन भी जो कि ज़्यादा फास्ट है, वो इससे भी कम टाइम में, यानी कि 0.001 सेकेंड, एक मिली सेकेंड के अंदर वो सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर लेती है। और आप एल्गोरिथम सॉल्व करते हैं, उसका जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं CN, यानी कि कितने टाइम्स आपके जो बेसिक ऑपरेशन होगा। तो माइक ऑफ है, लेट्स से 10 टाइम्स 12, 10 पावर 12 जो है जो नंबर ऑफ ऑपरेशन हैं, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन हैं जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
तो आप जो एक्चुअल रनिंग टाइम निकालेंगे 0.01 टाइम्स 10^12 सेकेंड्स। और सेम प्रॉब्लम अगर आप मशीन बी को दे दें, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम, तो वो कितने टाइम में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगी? तो उसको इतना टाइम लगेगा। ये सो दिट शोज कि अगर आपकी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी हाई है, ये काफ़ी ज़्यादा हाई कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर आप इसको देखें तो कितने सेकंड्स लग रहे हैं? दिस मैनी सेकंड्स। और अगर मशीन बी पे आप सेम प्रॉब्लम एग्जीक्यूट करते हैं, दैन यू हैव से फ़र्क ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा। मैं इसकी कंप्यूटेशन स्पीड ज़्यादा बढ़ा देता हूँ। सो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। मशीन बी की अगर स्पीड ज़्यादा है, सो आपका सेम प्रॉब्लम दो मशीन्स पे डिफरेंट टाइम में सॉल्व होगा। सही है। सो इट मीन्स कि आपका जो एक्चुअल रनिंग टाइम होता है वो मशीन डिपेंडेंट होता है। फास्टर मशीन पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर स्लोअर मशीन पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़्यादा टाइम लेगा। लेकिन नंबर ऑफ स्टेप्स 10^12 ये दोनों मशीन पे एग्जैक्टली सेम एग्जीक्यूट होंगे सेम प्रॉब्लम के लिए। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप जब डेटा का साइज बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सॉर्टिंग एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सो अगर आपका डेटा इज जस्ट 10 एलिमेंट्स, अगर आपका सॉर्टिंग एल्गोरिथम n स्क्वायर्ड कॉम्प्लेक्सिटी का है, तो आपके इतने नंबर ऑफ स्टेप्स ले रहा होगा। सही है। अगर आप सॉर्टिंग एल्गोरिथम में लेट से साइज रखते हैं लिस्ट का, एरे का 10^2 यानी कि 100 एलिमेंट्स का, तो आपका जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम n स्क्वायर्ड का होगा वो मैक्सिमम ये स्टेप लेगा 10^4। और जो आपका क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम है वो इतने नंबर ऑफ स्टेप्स लेगा 6.6 टाइम्स 10^2। तो अगर आप दोनों का डिफरेंस समझें, 10^12 कितना होता है? तो 100 एलिमेंट्स को सॉल्व कर रहे हैं 10 स्क्वायर्ड को, आपका स्लो सॉर्ट एल्गोरिथम है 10^4 स्टेप्स लेगा। सो 10 स्क्वायर्ड, सॉरी 10^4 है ना। सो आपका स्लो सॉर्ट एल्गोरिथम 10,000 स्टेप्स ले रहा होगा, बट इसको आप कंपेयर करें क्विक सॉर्ट से जो कि 6.6 टाइम्स 10^2 स्टेप्स ले रहा होगा। तो 10,000 कंपेयर टू 6.6 टाइम्स, तो देखें आपका क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम सेम प्रॉब्लम को 660 स्टेप्स के अंदर सॉल्व कर लेगा। लेकिन अगर आप बबल सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट कर रहे हैं तो उसका जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है दैट इज़ हाई, दैट इज़ वेरी हाई। तो वो आपको 10,000 स्टेप्स में रिजल्ट देगा। सही है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, जितनी एल्गोरिथम की जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ रेट होता है, नीचे सॉरी टेबल के ऊपर ये जो क्लासेस लिखी हुई हैं, log2n, n, n log n, n स्क्वायर्ड, n क्यूब, एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड फैक्टोरियल, ये असेंडिंग ऑर्डर में ग्रोथ रेट ऑफ एल्गोरिथम्स हैं। जितना आप राइट पे जाएंगे उतना ग्रोथ रेट हाई होगा फंक्शन का।
सही है। तो जिस एल्गोरिथम का जो फंक्शन ग्रोथ रेट हाई होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ हाई होता है, तो उसमें आप डेटा का साइज थोड़ा भी बढ़ाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टेप्स आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सही है। तो इस केस में तो हमने कंसिडर किया था एक स्मॉल डेटा 10 पावर 2 यानी कि 100 एलिमेंट्स का डेटा, लेकिन अगर आप 10 पावर 4 कर दें तो उस केस में क्या होता है, 10 पावर 4 में देखें कितना डिफरेंस आ जाता है। तो आप डेटा को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं आपका डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर मैं सॉर्टिंग का डेटा 10,000 एलिमेंट्स का रखता हूँ, तो क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम उसको कितने टाइम में सॉल्व करेगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है n log n, सो 1.3 टाइम्स 10 पावर 5, सो लेट्स सी 1.3 10 5, सो ये स्टेप्स हैं, इतने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर कर दें, 10 पावर 4 सेम प्रॉब्लम है। अगर आप स्लो सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज करते हैं दैट विल टेक रफली 10 पावर 8 स्टेप्स इन द वर्स्ट केस। सो 10 पावर 8 इस नंबर को कंपेयर कर दें 10 पावर 8 से, तो वो देखें कितना होता है। सही है। सो आप दो नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं अब। सो दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो आप डेटा साइज जब बढ़ाते हैं तो आपके जो एल्गोरिथम होते हैं जिसके आपके ऑर्डर ऑफ ग्रोथ हाई होती है जिन एल्गोरिथम के, तो वो एल्गोरिथम आपके एट दी एंड नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम ऑफ सेम साइज। राइट, सो इसी को डिस्कस करते हैं। अच्छा, GCD एल्गोरिथम जब हमने इम्प्लीमेंट किया था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है पॉइंट फॉर GCD of two small numbers, the difference between Euclid's algorithm and the other algorithm is not more evident. ये ज़्यादा आपको खास डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब भी आप GCD के लिए नंबर्स बड़े यूज़ करेंगे, लार्जर नंबर यूज़ करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, आपका डिफरेंस नंबर ऑफ स्टेप्स का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसको भी देख लें, नंबर ऑफ स्टेप्स में कितना ज़्यादा फर्क आ जाता है। तो वो भी मैं आपको एक मरतबा दिखा देता हूँ। So let's say you have to calculate GCD of same numbers, but you use two different algorithms. So Euclid's algorithm, इसके थ्रू आप करते हैं, let's say numbers हैं, ये नंबर्स हैं, इन दोनों का आप GCD फाइंड करते हैं। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। और सेम प्रॉब्लम है, लेकिन आप यूज़ करते हैं कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर चेकिंग। ये दोनों एल्गोरिथम हम पहले इंप्लीमेंट कर चुके हैं, कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर चेकिंग एंड यूक्लिड्स एल्गोरिथम। सो एक बात मैंने कल आपको बताई थी वो भी रिपीट कर देते हैं। हमारे जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो ही काउंट करते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स में। सो बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, सिंपल ऑपरेशंस जो कि मोस्टली रिपीट हो रहे होते हैं, या मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस विद रेस्पेक्ट टू एन एल्गोरिथम। सो इस केस में हमारा बेसिक ऑपरेशन कौन से हैं, ये बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि लूप की बॉडी में रिपीट हो रहे हैं। तो वो इंस्ट्रक्शंस जो रिपीट होती हैं उन्हीं को हम कंसिडर करते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर। रीज़न क्या है, जब आप कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर चेकिंग कॉल करेंगे तो ये दोनों इंस्ट्रक्शंस सिर्फ एक ही मरतबा कॉल होंगी। ये जो दो स्टेप्स हैं सिर्फ एक ही मरतबा कॉल होंगे,
मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टेप्स रिपीट हो रहे होंगे दोज विल बी द स्टेप्स विद इन दिस लूप। तो लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेप्स हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो इस वजह से मैं नंबर ऑफ स्टेप्स में इन दोनों को काउंट नहीं कर रहा। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आपका सॉर्टिंग एल्गोरिथम इन स्क्वायर्ड कॉम्प्लेक्सिटी का है। उसको अगर आप लेट से 10 एलिमेंट्स देते हैं या 100 एलिमेंट्स देते हैं तो 100 स्क्वायर्ड उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाएंगे। लेकिन उसमें आप 100 स्क्वायर्ड में प्लस टू फर्दर 2 स्टेप्स आप ऐड कर दें या 2-3 स्टेप्स इनिशियलाइजेशन के, तो उसमें ओवरऑल जो आपके जो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे उसमें एक बहुत ही माइनर सा फर्क आएगा। तो इस वजह से हम इस तरह के जो कांस्टेंट नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जो एक ही मरतबा एग्जीक्यूट होते हैं उनको हम काउंट नहीं करते जब हम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर रहे होते हैं। सो इस वजह से मैंने इन चीज़ों को मैं इनको काउंट में जो स्टेप काउंटर है उसके अंदर मैं इनको काउंट नहीं कर रहा। सही है, मैं स्टेप काउंट लूप के अंदर के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हीं को काउंटर के अंदर शो कर रहा हूँ। सही है, इसी तरीके से आप ये देखें यूक्लिड्स एल्गोरिथम है तो उसमें भी ये जो स्टेप्स हैं ऊपर के जो कि एक ही मतलब एग्जीक्यूट होंगे उनको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। स्टेप काउंट क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका कोड रिपीट हो रहा होता है दैट इज योर लूप बॉडी। लूप्स के अंदर जो कोड होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम चल रहा होता है और एल्गोरिथम एनालिसिस में हम लूप का जो कोड होता है उसको ही काउंट करते हैं। सही है। सो दोनों एल्गोरिथम है, दोनों में मैं नंबर ऑफ स्टेप्स कैलकुलेट कर रहा हूँ और दोनों एल्गोरिथम को मैंने प्रॉब्लम साइज एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम दिया है। दो नंबर्स हैं एग्जैक्टली सेम है। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स चेक। अब यहाँ पे देखें यूक्लिड्स एल्गोरिथम मैक्सिमम स्टेप्स कितने ले रहा है? 4 स्टेप्स। जीसीडी फाइंड करने के लिए 4 स्टेप्स ले रहा है। बट आप उसको कंपेयर करें कंसेक्यूटिव इंटीजर चेकिंग एल्गोरिथम से। दिस एल्गोरिथम इज टेकिंग दिस मेनी स्टेप्स। चलें साइज थोड़ी और बढ़ा देते हैं इसकी, एक नंबर में और इंक्रीज कर देता हूँ इसके अंदर। लेट्स सी कि आप नंबर ऑफ स्टेप्स में क्या चेंज आता है। अब देखें just 8 and here you can see this number of steps. So लेकिन अगर मैं स्टेप को साइज को स्मॉल कर दूं फॉर एग्जांपल अब जो डिफरेंस आएगा वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा। 4 स्टेप्स में कर रहा है 11 स्टेप्स में कर रहा है तो दिस इज नॉट अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। बट जब आप साइज बढ़ा दें प्रॉब्लम की तो उस केस में जो डिफरेंस आता है दैट बिकम्स सिग्निफिकेंट। साइज इसका मजीद बढ़ा देते हैं। तो अगर आप साइज बढ़ाते हैं इनपुट की एन की वैल्यू चेंज कर दें, एक प्रॉब्लम आपने बढ़ा दिया तो उस केस में जो आपका डिफरेंस आता है दैट बिकम्स वेरी बिग। सही है। सो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है for GCD of two small numbers the difference is not immediately clear, but for GCD of two large numbers the difference becomes evident. सही है। And for this reason for large values of n it is the function's order of growth that matters the most. सही है। So order of growth जो ग्रोथ रेट है इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू दिस वन। इज दैट क्लियर?
इस केस में देखें, पहले हमने जो डिस्कस किया था कि हम फॉर एग्जांपल एरे को सॉर्ट करते हैं, तो हमारी जो n की वैल्यू काउंट करते हैं, इनपुट साइज n, दैट इज द साइज ऑफ एरे। सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, सर्चिंग एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, तो उस केस में n इज वेरी सिंपल, n इज द वैल्यू ऑफ द साइज ऑफ द एरे जिस एरे पे आप काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो एल्गोरिथम है, जीसीडी के एल्गोरिथम्स हैं, इस केस में हमारे पास दो ही नंबर्स हैं, दो नंबर स्मॉल भी हैं, लार्जर भी हैं, लेकिन हैं दो ही नंबर्स। इज दैट क्लियर? तो इस केस में n की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n? क्योंकि नंबर्स तो मेरे पास दो ही है, लेकिन इनपुट साइज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? व्हाट शुड बी द साइज ऑफ इनपुट n? इसका आइडिया लगा सकते हैं? एरे को सॉर्ट कर रहे हैं, उस केस में तो सिंपल है, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे के अंदर है, दैट इज योर वैल्यू ऑफ इनपुट साइज n। लेकिन इस केस में जब आप जीसीडी फाइंड कर रहे हैं, तो जीसीडी में दो ही नंबर्स हैं, तो नंबर छोटे भी हो सकते हैं या बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन नंबर दो ही हैं। तो इस केस में आप n की वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे? ऑर्डर ऑफ ग्रोथ डिफरेंट है। अगर आप बड़े नंबर्स यूज़ करते हैं, तो आपका जो कॉन्सेक्यूटिव चेकिंग इंटीजर चेकिंग एल्गोरिथम ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स यूज़ कर रहा है एज कम्पेयर टू यूक्लिड्स। तो मतलब इसका ग्रोथ रेट हाई है, लेकिन आप वैल्यू कैसे चेक कर रहे हैं? n की वैल्यू आप कैसे डिसाइड करेंगे? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n? एनी आइडिया? नो, नॉट मीन वैल्यू। व्हाट कंडीशन? n की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए? n की वैल्यू के बेसिस पे हम देख रहे हैं ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स आपके एल्गोरिथम कितने यूज करेगा। सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n इन केस ऑफ जीसीडी एल्गोरिथम? ये मैंने पहले भी आपको हमने टॉपिक जो कवर किया था, मेजरिंग इनपुट साइज, सही है, इसमें हमने डिस्कस किया था कि आपकी all algorithms run longer on larger inputs. For example, it takes longer to sort a larger array. अगर array बड़ा है तो उसको sort करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर matrices multiply कर रहे हैं तो बड़े matrices हैं तो उनमें टाइम ज़्यादा लगेगा। सही है? So logically an algorithm's efficiency is measured as a function of some parameter n, which is the algorithm's input size. बट इन कुछ एल्गोरिथम हैं, जैसे आपका जो एरे है, तो एरे के केस में आपकी जो n की वैल्यू है दैट इज सिंपली द साइज ऑफ एरे। मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज सिंपली द साइज ऑफ द डायमेंशन ऑफ मैट्रिसेस। सही है? इसी तरीके से अगर आप पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, इन दैट केस द n इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। So n basically depends on the problem at hand। इसी तरीके से हमने डिस्कस किया था, अगर आप स्पेल चेकिंग एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, तो स्पेल चेकिंग एल्गोरिथम के केस में n would be the number of words या number of characters in the text। So what should be the value of n in this problem, the problem of GCD? तो ये कंडीशन आप कैसे डिसाइड करेंगे और कब तक चलती रहेंगी? n can be in any number, it can go beyond 99, can 99 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज हैं उन पे 3 होना चाहिए क्या? वैल्यू अगर 1 मिलियन नंबर है तो उस केस में n की वैल्यू क्या होनी चाहिए?
आई थिंक द सिंपल सोल्यूशन, मेरे हिसाब से इस केस में सिंपल सोल्यूशन ये है कि यहाँ पे देखें डिफरेंस क्या आ रहा है। जैसे ही आप जो जीसीडी के दो नंबर्स हैं उनकी साइज बढ़ा रहे हैं नंबर्स की, तो आपके नंबर ऑफ स्टेप ज़्यादा लग रहे हैं, यानी कि आप लार्जर नंबर यूज़ कर रहे हैं तो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स टू फाइंड जीसीडी इंक्रीज हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? सो इस केस में मेरे हिसाब से जो साइज ऑफ इनपुट n होगी, दैट शुड बी द नंबर ऑफ बिट्स। ये जो डेसिमल नंबर्स हैं ये कितने बिट्स ले रहे हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। सो द नंबर ऑफ बिट्स शुड बी द साइज ऑफ n। सो फॉर एग्जांपल ये नंबर है, ये कितने बिट्स लेगा? सिंपल लेते हैं, अगर ये आपके पास सॉर्टिंग प्रॉब्लम है 12 एंड 21, ये कितने बिट्स ले रहे होंगे? 12 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है? 0 0 1 1 1 2 4 8। यस, दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 12। सही है, 4 बिट ले रहा है। इसी तरीके से 21 कितने बिट्स ले रहा है? या हम इनको 2 कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ 2 शुड टेक 0 1। दिस इज just 2 bits. So number of bits, n should be the number of bits. The value of n input size यहाँ पे मेरे हिसाब से होनी चाहिए the number of bits taken by the smallest number of these two. देखें आपका जो ग्रोथ, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है, दैट वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? किसी एल्गोरिथम का जो ग्रोथ रेट है, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? दैट इज अ फंक्शन ऑफ, किस चीज़ का फंक्शन होता है वो? आपका जो एल्गोरिथम का ग्रोथ रेट होता है या नंबर ऑफ स्टेप्स लेता है, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट किस चीज़ पे होता है? आपको कैसे पता चलेगा कि ये मैक्सिमम नंबर स्टेप्स कितने लेगा? दैट डिपेंड्स ऑन विच पैरामीटर? एनी आइडिया? नंबर ऑफ इनपुट्स। ठीक है, इसको थोड़ा और प्रिसाइज करें। थोड़ा और प्रिसाइज कर दें नंबर ऑफ इनपुट्स को। आपका जो एल्गोरिथम का ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ या मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कितने ले रहा होगा, दैट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n which is the input size. Yes, so that directly depends on the value of n. N is the input size. ठीक है, so input size डिफरेंट प्रॉब्लम्स के केस में इनपुट साइज की जो आप मेजरमेंट करते हैं दैट इज डिफरेंट। अगर आप एरे के रिलेटेड एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एरे सर्चिंग, एरे सॉर्टिंग, तो उस केस में द साइज ऑफ n, द साइज ऑफ इनपुट दैट इज n, वो क्या होती है? एरे के केस में साइज ऑफ इनपुट या n क्या होता है? n की वैल्यू क्या होती है? एरे के केस में आपका जो n नंबर होता है, n की वैल्यू जो होती है, दैट इज सिंपली द साइज ऑफ एरे, मैक्सिमम एलिमेंट्स इन द एरे। सही है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप सर्चिंग एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, 10 एलिमेंट्स का सर्चिंग एल्गोरिथम एरे है उसके ऊपर, तो उसमें n की वैल्यू क्या होगी? n वुड बी 10। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन वुड बी द 10 ऑपरेशंस
अगर आपका एलिमेंट लास्ट एलिमेंट है जो आप सर्च कर रहे हैं एरे में, तो मैक्सिमम आपको 10 सर्च ऑपरेशंस करनी पड़ेंगी 0 से लेके 9th एलिमेंट तक। सही है। सो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ n इज सिंपली द साइज ऑफ एरे। बट यहाँ पे जो हमारा एल्गोरिथम है जीसीडी के एल्गोरिथम्स, यहाँ पे हम कोई एरे यूज नहीं कर रहे बल्कि सिर्फ दो नंबर्स यूज कर रहे हैं। तो अगर आपके नंबर्स छोटे हैं तो उस केस में आपके पास नंबर ऑफ स्टेप्स कम लग रहे हैं। लेकिन अगर आप ये नंबर्स को बड़े नंबर्स यूज करते हैं, लार्जर साइज नंबर्स, तो आपके जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं वो तो डिपेंड करते हैं इनपुट साइज n पे, एंड इनपुट साइज n इज मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट साइज n इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर्स। तो जितना आप नंबर्स का मैग्नीट्यूड बड़ा रखते हैं उतने ही आपके नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा लगते हैं। तो इस मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ कि ये जो कंडीशन है जो 37 ने बताई है, कहाँ गई, इसमें आप कब तक ये कंडीशन लगाते रहेंगे। इनपुट साइज जो n है, आपका जो नंबर है वो 9 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, 999 भी हो सकता है, इनफाइनाइटली लार्ज हो सकता है। तो आप जनरल कंडीशन कैसे लगाएंगे इस पे। सो मेरे हिसाब से जो जनरल कंडीशन होगी, द इनपुट साइज n शुड बी, कि आपके जो नंबर्स हैं जिनका आप जीसीडी फाइंड कर रहे हैं उनमें जो मिनिमम नंबर है उसको कितने बिट्स चाहिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए। फॉर एग्जांपल नंबर 12 है, इसको मिनिमम 4 बिट्स चाहिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए। और नंबर 2 है, इसको मिनिमम 2 बिट्स चाहिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए। सो ये जो नंबर है इसको जितने भी बिट्स चाहिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो दैट विल बी द साइज ऑफ n फॉर दिस प्रॉब्लम। नंबर को, डेसिमल को आप बाइनरी में रिप्रेजेंट करें, उसके बाद जितने नंबर ऑफ बिट्स कंज्यूम कर रहा है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट नंबर, दैट इज योर साइज n, दैट शुड बी योर द साइज ऑफ n। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं, किसी इंटीजर को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी नंबर की, तो उसमें कितने नंबर ऑफ बिट्स लगेंगे, ये फंक्शन कोई लिख सकता है। फॉर एग्जांपल इंटीजर नंबर ऑफ बिट्स, तो आप कोई नंबर इनपुट लेंगे, इस फंक्शन को कोई नंबर देंगे, तो ये नंबर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ बिट्स यूज कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल 12 है, 4 बिट यूज करता है। नंबर 2 है, ये सिर्फ 2 बिट्स यूज करता है। तो आप कोई भी इसको इंटीजर पास कर दें, फॉर एग्जांपल मैं ये नंबर पास कर देता हूँ, तो ये मेथड मुझे रिटर्न कर दे कि ये नंबर ऑफ बिट्स कितने ले रहा होगा। ये आप कैसे करेंगे, ये फंक्शन बना सकते हैं किसी भी इंटीजर नंबर की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ बिट्स यूज हो रहे होंगे, ये आप कर लेंगे। ये ट्राई करें ज़रा। तो ट्राई करें, नंबर ऑफ बिट्स, कोई भी इंटीजर जो नंबर है वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कितने नंबर ऑफ बिट्स यूज कर रहा होगा। तो वो आप ट्राई करें, फंक्शन इम्प्लीमेंट करें। सो n की जो वैल्यू है इन केस ऑफ जीसीडी एल्गोरिथम इज, मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ बिट्स टेकन बाय स्मॉलर नंबर।
दो नंबर्स में से जो भी स्मॉलर नंबर है उसकी जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर नंबर ऑफ बिट्स होंगे जो यूज कर रहा होगा, so that will be the size n, size of input. So ये जो n की वैल्यू है ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर एनी नंबर? सो दो नंबर्स हैं मेरे पास, इनमें से जो स्मॉलर नंबर है उसकी जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी उसमें कितने बिट्स यूज हो रहे होंगे वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये ट्राई करें, एल्गोरिथम सॉल्व करें। Convert an integer to binary and check the number of bits, or just return the number of bits required by an integer to represent it in binary. किसी भी इंटीजर की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कितने बिट्स यूज हो रहेंगे, तो जस्ट कैलकुलेट दैट। मैं ट्राई करता हूँ। लेट्स सी के सही होता है या नहीं। सो while n is greater than 0 divided by 2, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है इसलिए मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, एंड bit count plus plus, finally return bit count. तो ये मैंने एक रफ सा एल्गोरिथम बनाया। सो लेट्स सी कि ये सही काम करता है या नहीं। नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट करते हैं नंबर 12 के लिए। 12 4 बिट से रिप्रेजेंट होता है। सो लेट्स सी कि हमें यहाँ पे क्या मिलता है। यस 4 बिट्स। इसी तरीके से अगर आप नंबर 7 की या नंबर 3 की रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। नंबर 3 जो है वो आपका बाइनरी में 1 1 होता है, तो ये 2 बिट्स ले रहा होता है। यस 2 बिट्स। इसी तरीके से अगर हम नंबर 7 की बात करें या नंबर 6 की बात करें तो 0 1 1 3 बिट्स का होता है। तो नंबर 6 यस 3 बिट्स। तो इसी तरीके से हम जो भी नंबर्स होंगे जीसीडी जिनका हम फाइंड कर रहे हैं उनमें से जो स्मॉलर नंबर है वो कितने नंबर ऑफ बिट्स ले रहा है, दैट शुड बी साइज ऑफ एन। 14 बिट्स ले रहा है जो स्मॉलर नंबर है इन दोनों में। सही है। So in this case we should take in case of GCD algorithms we should take the n as uh, n should be the size of n is the size of input, and size of input in case of GCD should be the number of bits taken by the smaller number of the two numbers. GCD में जो दो नंबर्स हैं उनमें से जो छोटा नंबर है वो कितने नंबर ऑफ बिट्स ले रहा है, सो दैट शुड बी योर साइज ऑफ n इन केस ऑफ GCD प्रॉब्लम। तो ये एल्गोरिथम बनाया था मैंने। ये एल्गोरिथम क्या कर रहा है, किसी भी इंटीजर नंबर कोई भी इंटीजर नंबर कितने बिट्स ले रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स, वो कैलकुलेट कर रहा है। अच्छा कुछ समझ में आ रहा है?
ओके सो द बॉटम लाइन इज, यहाँ पे बॉटम लाइन क्या है कि डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए जो इनपुट साइज एन होती है वो डिफरेंट होती है। सही है। सो अगर आप सर्चिंग सॉर्टिंग कर रहे हैं, इन दैट केस एन इज वेरी सिंपल, एन इज जस्ट द साइज ऑफ एरे। बट इन केस ऑफ फॉर एग्जांपल जीसीडी एल्गोरिथम, यहाँ पे ऑल्दो के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनके आप जीसीडी फाइंड कर रहे हैं वो दो ही हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो चेंज हो रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू नंबर का मैग्नीट्यूड क्या है। अगर बड़े नंबर हैं, लार्जर नंबर हैं, नंबर ऑफ स्टेप ज़्यादा लग रहे हैं। अगर आपके ये नंबर जो छोटे हैं तो आपके एल्गोरिथम के जो स्टेप काउंट है वो कम लग रहे हैं। सही है। तो यहाँ पे जो इनपुट साइज एन है दैट शुड हैव अ डिफरेंट पैरामीटर, और वो पैरामीटर हमने यहाँ पे डिसाइड किया है। दैट पैरामीटर इज the number of bits taken by the smallest of these two numbers. Alright, anyway हम टॉपिक से थोड़ा हट गए, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो टॉपिक बेसिकली हमारा ये था ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। तो मैंने ऑर्डर ऑफ ग्रोथ आपको शो किया था, सेम प्रॉब्लम थी। सही है, सेम प्रॉब्लम था, दोनों नंबर सेम है, जीसीडी आपको फाइंड करना है, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है, लेकिन दोनों एल्गोरिथम के नंबर ऑफ स्टेप्स में कितना ज़्यादा फर्क आ रहा है। यूक्लिड्स एल्गोरिथम 3 नंबर ऑफ स्टेप्स में जीसीडी फाइंड कर रहा है। कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर नंबर चेकिंग जो एल्गोरिथम है वो इतने सारे स्टेप्स ले रहा है टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। तो इसका मतलब ये है कि जीसीडी एल्गोरिथम का जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है वो स्लो है, यानी कि ये एन लॉग एन है, एज कंपेयर टू आपका जो कॉन्सेक्यूटिव जीसीडी चेकिंग है उसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है एन। जैसे जैसे आप एन की साइज बढ़ाते हैं लीनियरली उसका जो नंबर ऑफ स्टेप्स भी बढ़ते चले जाते हैं। सही है। सो जब आपको जीसीडी फाइंड करना हो तो योर प्रेफर्ड एल्गोरिथम वुड बी यूक्लिड्स एल्गोरिथम। इज दैट क्लियर? जैसे ही आप एन इनपुट साइज बढ़ाते हैं तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम के जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं बढ़ते एज कंपेयर टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर चेकिंग। कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर चेकिंग में जैसे आप इनपुट साइज मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं नंबर का, नंबर ऑफ स्टेप्स इतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये क्लियर है? ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या बता रहा है कि आप इनपुट साइज बढ़ाएंगे, आपके नंबर ऑफ स्टेप्स किस रेट से बढ़ेंगे। अगर आपका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ हाई है तो आप इनपुट साइज थोड़ी सी बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ स्टेप ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपका जो एल्गोरिथम है उसका ग्रोथ रेट कम है तो आप इनपुट साइज ज़्यादा बढ़ा दें, नंबर ऑफ स्टेप्स इतने तेज़ ग्रो नहीं होंगे, वो थोड़े से ही बढ़ेंगे। क्वेश्चंस? ये मेरे ख्याल से इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं बता रहा मैं, सिंपल है। ग्रोथ रेट सिंपल ही है, साइज ऑफ एन आप बढ़ाएं तो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स कितने ज़्यादा बढ़ते हैं, दैट इज सिंपली योर ग्रोथ रेट ऑफ योर एल्गोरिथम, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ योर एल्गोरिथम।